दिस इज शाजली एंड वेलकम बैक टू जूम कॉमर्स। सो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, जहां पे 2003 पोस्ट है। इनको डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न रहेगा इस एग्जामिनेशन का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट की कितनी सारी वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कितनी जो है वैकेंसी किस सब्जेक्ट की हमारे पास में आई है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज डाउन कर सकते हैं और पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी कितनी है। जैसे हिंदी की 162 वैकेंसीज है, उर्दू की वैकेंसी है, इंग्लिश की 133 पोस्ट यहाँ पे आपके पास में आई है, इंग्लिश की 133 पोस्ट है। देन संस्कृत की 74 पोस्ट है, म्यूजिकल की है, सितार है, तबला, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की 100 पोस्ट है। अगेन ये बहुत ज़्यादा पोस्ट निकल करके आई हैं बिकॉज यूजुअली इतनी पोस्ट आपकी नहीं आती हैं इसके अंदर। ना पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है, मिलिट्री साइंसेज, होम साइंसेज, कॉमर्स की 79 पोस्ट है, केमिस्ट्री की 179 है, बॉटनी की 92 पोस्ट हमारे पास में निकल करके आई है। देन एंशिएंट हिस्ट्री है, सॉइल कंजर्वेशन, ये जितनी भी है ये आप इतनी पोस्ट देख सकते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या आपके सब्जेक्ट में या आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में कोई वैकेंसी आई है जिसके अंदर यू कैन अप्लाई। तो ये दोनों स्लाइड्स के अंदर मैंने जितनी भी ये 2003 वैकेंसीज हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई है, वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन आपके लिए कर दिया है ना। अगर हम देखने की कोशिश करें वैकेंसी है कहाँ पे, तो यूपी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंदर ये वैकेंसीज जो है ये आपकी निकल करके आई है। टेंटेटिव एग्जाम डेट है 26 मार्च। अभी आपका जो है एप्लीकेशन चालू है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट डेट 27 मार्च है इसको अप्लाई करने की। बट अगेन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, अभी ही अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें अगर, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपको दे करके रखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि 55% आपके मास्टर्स डिग्री के अंदर होने चाहिए, चाहे जो है उस कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, चाहे अफिलिएटेड या अलाइड सब्जेक्ट के अंदर। यानी अगर आपका एग्जैक्ट जो है सब्जेक्ट नहीं मेंशन है तो आप जो है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है विद 55% मार्क तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बिसाइड्स दी अबव क्वालिफिकेशन, यानी आपको 55% मार्क्स जो चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आपको नेट सेट भी चाहिए। यानी कि या तो आपने नेट जो है क्वालिफाई करके रखा हो या आपने सेट एग्जामिनेशन यानी जो स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करके रखा हो। दूसरी चीज यहाँ पे जो मेंशन करने वाली है या जो नोट करने वाली है, सेट केवल और केवल उत्तर प्रदेश यानी यूपी सेट अगर आपने क्वालिफाई किया है केवल वो ही एलिजिबल रहेगा। अभी यूपी के अंदर सेट एग्जामिनेशन बहुत सालों से कंडक्ट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप इसको इनडायरेक्टली यही समझ सकते हैं कि उन्होंने नेट को ही एलिजिबिलिटी माना है, क्योंकि यूपी के अंदर तो सेट एग्जाम हुआ ही नहीं बहुत सालों से। तो नेट आपको मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाई करना है अलॉन्ग विथ 55% मार्क्स, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। फिर इन्होंने कहा है जिन लोगों को पीएचडी अवार्ड हो गई है, जैसे 2009 या 2016 के टाइम पे जैसे जो लोग एलिजिबल थे या आप कह सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर करा लिया था पहले पीएचडी में, उनके लिए क्या क्राइटेरिया दे करके रखा हुआ है। तो उनको जो है ना नेट से एग्जेम्प्ट किया है, यानी जिन लोगों ने पीएचडी क्वालिफाई कर ली है 2016 से या 2009 के पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनको नेट एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से छूट दे के रखी है कि उन्होंने नेट एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई किया फिर भी वो एलिजिबल रहेंगे। तो क्या प्रोविजंस है कि कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी के अंदर रजिस्टर किया है 11 जुलाई 2009 से पहले, उनको ये रेगुलेशंस की जो है आप कह सकते हैं एग्जेम्पशन मिली हुई है। Such PhD candidates would be exempted from all requirements of NET SET SLET examination अगर ये कंडीशंस फॉलो करते हैं वो, यानी 2009 से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया हो पीएचडी का तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी नेट सेट से, और उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको दे करके रखी हैं। क्या है वो कंडीशंस वो देख लेते हैं। तो कंडीशंस बोल रहे हैं, कंडीशन पहली कंडीशन इन्होंने लिख करके रखी है कि पीएचडी डिग्री आपको रेगुलर मोड में मिली हो, यानी आपने पार्ट टाइम पीएचडी ना करी हो, रेगुलर फुल टाइम पीएचडी करके रखी हो। दूसरी चीज आपका थीसिस जो है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने
इवैल्यूएट करके रखा हो, आपका वाइवा जो है वो कंडक्ट हो चुका है, सब कुछ ओपन वाइवा हुआ हो। ओपन वाइवा का मतलब हो गया जहां पे हर कोई आपसे क्वेश्चंस वगैरह पुट अप कर सकता है। 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हो, जिसमें से एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर रेफर्ड जर्नल के अंदर आपका होना चाहिए। उसके बाद में ये जो आपने पेपर प्रेजेंट, जो भी आपके पेपर्स हैं, आपने एटलीस्ट 2 पेपर जो है वो किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है आपने उसको प्रेजेंट किया हो वहां पे जाकर के पेपर। तो ये कुछ क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है अगर आपको एग्जामिशन चाहिए नेट सेट एग्जामिनेशन से। तो जो कैंडिडेट्स पीएचडी कर चुके हैं, अगर उनको एग्जामिशन चाहिए, उनके पास नेट नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई बिलीव आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। या तो 55% मास्टर्स में हो और आपके पास में साथ साथ नेट का एग्जामिनेशन हो। दूसरा, अगर आपने पीएचडी में 2009 के पहले एनरोल करके रखा हुआ है तो पीएचडी पहली चीज तो आपको अवार्ड हो गई हो रेगुलर मोड में, 2 लोगों ने थीसिस इवैल्यूएट करी हो, आपका वाइवा कंडक्ट हो चुका हो, 2 रिसर्च पेपर हो, और एटलीस्ट 2 बारी या 2 रिसर्च पेपर्स का आपने कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में प्रेजेंटेशन जो है वो किया हो। और ये सेमिनार्स या ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं जहाँ पे आपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया हो, ये यूजीसी, आईसीएसएसआर या आईसीसीएसआईआर ने ही या इसी तरीके की कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने स्पॉन्सर करी हो या फंडेड करी हो, इनके अंदर ही आपको रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है। ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आपकी। अब आएंगे पैटर्न क्या है, कितने पेपर होने वाले हैं। सो 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। पेपर 1 जो है ये आपका जनरल पेपर रहेगा। हर एक एस्पिरेंट के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, ये जनरल पेपर आपके लिए कॉमन रहने वाला है। पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, यानी आपके ऑप्शनल के ऊपर ये वाला पेपर जो है ये आपका डिपेंड करेगा ना। ये जो है एमसीक्यू बेस्ड जो है पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का। यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए, एक जनरल नॉलेज, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। देख लेते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है अब एग्जामिनेशन का। पार्ट 1 जो कि है आपका क्या, जनरल पेपर, 30 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल कितना मार्क्स, 60 मार्क्स। यानी आप देखिए आपको कितनी थरो स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए ना जो आपको नहीं आते हैं, आप सीधे सीधे 2 मार्क्स लूज कर जाएंगे और आप कट ऑफ से ही बाहर हो जाएंगे। तो पेपर 1 के ऊपर भी उतना ही फोकस आपको करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। इट्स लाइक अ वेरी मतलब आप कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 के अंदर इन्होंने 2 पैटर्न दिए हैं, एक तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए यानी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और एक कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए 70 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 140 मार्क्स हो गया। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 50 सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और फिर इन्होंने कुछ इलेक्टिव्स दे करके रखे हैं, उन इलेक्टिव्स में से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी आप कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी 70 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी सब्जेक्ट का जो आपका पेपर दे के रखा है उसके अंदर से 20 क्वेश्चंस इलेक्टिव से। मैं अभी सिलेबस दिखा दूंगी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का, तो उनको और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से ये पुटअप होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन हमारा टोटल भी 140 मार्क्स का ही आ रहा है। सो टोटल ये जो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ये रिटन एग्जामिनेशन आपसे कितने नंबर का कंडक्ट होगा, ये आपसे होगा 200 मार्क्स का कंडक्ट होगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस, जिसमें से 30 क्वेश्चंस पेपर 1 के, 70 क्वेश्चंस पेपर 2 के, टोटल नंबर 200 मार्क्स का ये आपका कंडक्ट होगा पेपर। रिटन एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, टेंटेटिव डेट आई है अभी 26 मई। अभी से ही प्रिपरेशन आपको अपनी स्टार्ट करनी पड़ जाएगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए 60 मार्क्स पेपर नंबर 1, 140 मार्क्स पेपर नंबर 2, 2 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन, इंटरव्यू के 30 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए, यानी फाइनल कट ऑफ की जो जाएगी वो जाएगी 230 मार्क्स के। ये जो हायर की वैकेंसीज होती है इनका कट ऑफ काफी हाई जाता है, क्योंकि जितने एस्पिरेंट्स बैठ रहे होते हैं वो सारे के सारे नेट जेआरएफ होते हैं, तो कंपटीशन बहुत इंटेंस रहता है इन एग्जामिनेशन का। तो आप नेट जेआरएफ मत मान के चलिएगा इसको कि नेट जेआरएफ का जैसे एग्जाम होता है उस तरीके का होगा, नहीं, इसके अंदर सारे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं ऑलमोस्ट आपके। तो इसका आप कह सकते हैं जो पेपर का लेवल होता है इट गोज वेरी हाई।
नेगेटिव मार्किंग है 1/3, हर एक क्वेश्चन को के ऊपर 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है ये आपको दे करके रखी हुई है। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं तो 2000 रुपीज जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की फीस है, ओबीसी कैंडिडेट्स की भी 2000 रुपए की फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट्स की 1000 रुपीज की फीस जो है यहाँ पर दे करके रखी हुई है। अगर आप दूसरी स्टेट के हैं तो आपका जो सेट एग्जामिनेशन अगर आपने अपनी स्टेट के अंदर क्वालिफाई किया है तो वो एलिजिबल नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आपको नेट चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब देखेंगे अप्लाई कहाँ पे करना है, वेबसाइट कौन सी है, किस तरीके से अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं एंड देन हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये है वेबसाइट आपकी जहां पे आपको अप्लाई करना है, दैट इज UPHESC2021.co.in। यहाँ पे आपको जो है 3 मार्च से ये चीज ओपन है आपकी, 27 मार्च लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। जनरल पेपर के अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ कि आखिर जनरल पेपर का मेरा सिलेबस क्या है जो कि कंपलसरी है सारे के सारे डिसिप्लिन्स के लिए, तो देखिए सबसे पहली यूनिट है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, रिसर्च जो भी है वो सारे करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 2 है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की। जो स्टूडेंट्स ने अभी लेटेस्ट में टीचिंग या रिसर्च या आप कह सकते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उनके लिए ये एक एडवांटेज है कि टीचिंग रिसर्च उन्होंने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, आईसीटी उन्होंने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, पीपल एनवायरमेंट उन्होंने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा। तो ये 3 यूनिट्स के अंदर आपको थोड़ा सा हायर लेवल एडवांटेज मिल जाएगा इन कंपेरिजन उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने काफी पहले क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन, क्योंकि वो टच में नहीं होंगे ना। अगर यूनिट नंबर 5 की बात करें तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी जो है आपसे पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर कैसा है इंडिया का, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, करेंसी क्या है, बैंकिंग कैपिटल, ये सारी चीजें जो है ये आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो ये 6 यूनिट्स जो है ये आपको दे करके रखी है किसकी, पेपर नंबर 1 की। इन 6 यूनिट्स में से आपके पास में 30 क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होने वाले हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके पुटअप होंगे अगर वो इक्वल वेटेज रखते हैं तो। अगेन ये चीज उन्होंने मेंशन नहीं करी है कहीं पर भी नोटिफिकेशन के अंदर कि कितने क्वेश्चंस वो किस यूनिट से देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि किसी यूनिट से वो ज्यादा क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं और किसी यूनिट से कम भी कर सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे पेपर नंबर 2 के सिलेबस की बात करूँ तो आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं जो भी पैटर्न है, जो भी सिलेबस है। मैं कॉमर्स का सिलेबस आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कॉमर्स का सिलेबस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं कॉमर्स के सिलेबस की बात करूँ, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं कॉमर्स का डिटेल सिलेबस कैसे कवर अप करना है उसको डिस्कस करूंगी, अलॉन्ग विद दी कोर्सेज जो मैं लेकर के आऊंगी। यूपीएचईएससी के एग्जामिनेशन के लिए मेरे क्रैश कोर्स आएंगे, रिविजन समरी कोर्सेज आएंगे जहाँ पे आप उसको उसके अंदर वीडियो से पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा समरी क्लियर कर सकते हैं। अगेन इफ यू वांट टू एनरोल इन दीज कोर्सेज, आप नीचे ईमेल आईडी देके रखी होगी, उसके ऊपर आप इंक्वायर जो है वो कर सकते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस देखिए क्या कह रहा है। यूनिट नंबर 1 बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड आपकी यूनिट है। यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग। अगेन ये पेपर का जो आप कह सकते हैं सिलेबस है ये आपका कहीं ना कहीं सिलेबस रिलेटेड है किससे, नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन से। यूनिट नंबर 1 एग्जैक्टली सेम, यूनिट नंबर 2 एग्जैक्टली आपकी अकाउंटिंग की सेम, यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, फिर उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इंडियन इकोनॉमी, ये देखिए नई यूनिट है जो कि हमारे नेट जेआरएफ के अंदर नहीं होती है। इंडियन इकोनॉमी की सिलेबस इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। इनकम टैक्स आपका आ गया उसके बाद में। देन अब आ जाते हैं इलेक्टिव्स के ऊपर। अब इन्होंने जो है ये इलेक्टिव्स, तो यानी यहां तक जो हमारी यूनिट है 8 यूनिट्स, इन 8 यूनिट्स में से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने नंबर का पेपर हो गया, 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। अब ये जो बाकी की है ना, ये इलेक्टिव्स जो है आपके, इलेक्टिव नंबर 1 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है। अब देखिए इन्होंने क्या लिख करके रखा हुआ है, देयर विल बी 8 कंपल्सरी यूनिट्स। ऊपर वाली जो 8 यूनिट्स है वो कंपल्सरी है,
4 इलेक्टिव यूनिट्स हैं, एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच कंपल्सरी यूनिट, एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच कंपल्सरी यूनिट एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच इलेक्टिव यूनिट्स। यानी आपको वो जो इलेक्टिव्स थी ना, वो 8 यूनिट्स, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। इलेक्टिव्स आपको एक सेलेक्ट करना है और एक इलेक्टिव्स में से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, आपके यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस कहाँ से, स्टार्टिंग की 8 यूनिट से। 20 क्वेश्चंस कौन से, इलेक्टिव से। तो इलेक्टिव ऐसा चूज करिएगा जहां से आप ये 20 क्वेश्चंस आंसर कर पाए। तो आपके पास में ऑप्शन है, चाहे तो HRM चूज कर लीजिए, चाहे तो इंटरनेशनल बिजनेस चूज कर लीजिए, चाहे मार्केटिंग कर लीजिए, चाहे आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लीजिए। ये जो आप इलेक्टिव चूज करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे मैटर करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे वो आपके मेन इलेक्टिव से पुटअप होने वाले हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इलेक्टिव जो है वो अपने चूज कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी, क्या पैटर्न है, क्या चीज़ है। वैकेंसी अभी अवेलेबल है, यू गाइस कैन श्योरली अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो। एज वेल एज आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट मैं जैसे ही इसके मैराथन सेशन स्टार्ट करूँ आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैराथन सेशंस भी मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मिस आउट कर जाएंगे मैराथन सेशंस के ऊपर। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर गाइज।